जय हिंद दोस्तों। हम पूर्वावलोकन की सीरीज कर रहे थे भारतीय इतिहास में। आधुनिक भारत का इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है, जो कि यूपी में जो पीसीएस होने वाला है और जो आरओ एआरओ होने वाला है, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण तो सभी स्टेट के पीसीएस के लिए भी है। आप यूपीएससी वाले हैं तब भी आप देख सकते हैं, अगर आपको 2 साल बाद 3 साल बाद एग्जाम देना है तो, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन के फैक्ट और क्वेश्चन आईएएस वाले भी इसमें पड़े हुए होते हैं, तो वहां आपको कहीं ना कहीं फायदा देगा। ठीक है, जिसमें आज हमें कुछ छोटे छोटे टॉपिक है, 5 वह कंप्लीट करने हैं। उसमें पहला टॉपिक है मुस्लिम लीग का गठन। गांधी जी के भारत पुनः आगमन तक के सारे टॉपिक हमें कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो बिना समय गवाए पहले क्वेश्चन को आपके हिस्से में रखता हूं। आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। निम्नलिखित में किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? सर सैयद अहमद खां, सर मोहम्मद इकबाल आगा खां या नवाब सलीमुल्लाह खां? तो नवाब सलीमुल्लाह खान ने स्थापना की थी। चलिए पूरा पढ़ लेते हैं, जिससे सारे क्वेश्चन हम स्पीड में लेकर भागते रहें। सबसे पहले ये डेट याद रखनी है, अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिमों के शिमला प्रतिनिधि मंडल में एक ऐसी केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने का विचार किया जिसका उद्देश्य मुस्लिमों के हितों का संरक्षण हो। उद्देश्य क्या था? मुसलमानों के हितों का संरक्षण। इसी विचारण के अनुरूप ढाका में संपन्न अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षिक सम्मेलन ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के दौरान दिसंबर 1906 में इस सम्मेलन के स्वागत समिति के अध्यक्ष तथा राजनीतिक बैठकों के संयोजक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किया। तो पूरा समझ में आया बात? अक्टूबर 1906 से दिसंबर 1906 में, ठीक है, शिमला से लेकर ढाका तक। फिर नवाब वकारुल मुल्क की अध्यक्षता में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। अध्यक्षता किसकी थी? नवाब वकारुल मुल्क। स्थापना किसने की थी? प्रस्ताव किसने दिया था? सलीमुल्लाह खान। 60 सदस्यीय अस्थायी समिति का चयन किया गया और मोहसिन उल मुल्क वकार उल मुल्क को संयुक्त रूप से संगठन का संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया। तो संयुक्त सचिव कौन थे? मोहसिन उल मुल्क वकार उल मुल्क। लखनऊ में मुस्लिम लीग का मुख्यालय बनाया गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लखनऊ, लखनऊ। और आगा खां इसके प्रथम अध्यक्ष बने। तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सचिव संयुक्त रूप से कौन बनाए गए? मुख्यालय कहाँ बनाया गया? ठीक है, अध्यक्षता उस बैठक की किसने की थी? और गठन का प्रस्ताव किसने रखा था? कहाँ हुआ था? कब हुआ था? सारा क्लियर हो गया होगा। विकल्प में इन तीनों नामों के रहने या इनमें से कोई दो नाम रहने पर संस्थापक के रूप में चयन का वरीयता क्रम इस प्रकार होगा। अगर सलीमुल्लाह खान दिए गए हैं तो हम उनको टिक करेंगे, अगर उनका नाम नहीं है तो हम मोहसिन उल मुल्क को टिक करेंगे, क्योंकि मोहसिन उल मुल्क जो है वह संयुक्त सचिव थे। और सॉरी, हमने उल्टा कर दिया। अगर सलीमुल्लाह खान नहीं है तो आगा खां को टिक करेंगे, आगा खां भी नहीं है तो मोहसिन उल मुल्क को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? तो पहले सलीमुल्लाह खान, अगर नाम है तो हम उन्हीं को टिक करेंगे, अगर उनका नाम नहीं है तो हमने क्रम बता दिया, उनके हिसाब से चीजें चलेंगी। थर्ड नंबर क्वेश्चन, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी? ढाका में हुई थी। ठीक है, कहाँ हुई थी? ढाका में हुई थी। चौथा, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो 1906 में हुई थी। मंथ भी याद रखिएगा, सिर्फ डेट या ईयर, सॉरी ईयर से नहीं मतलब है, मंथ भी याद रखिएगा किस मंथ में हुई। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन हुए? तो प्रथम अध्यक्ष आगा खां हुए। 6 नंबर क्वेश्चन, 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ? तो 1907 में कहाँ हुआ अधिवेशन? तो वह हुआ था कराची में। तो 1906 में बनी, कहाँ बनी? ढाका में। 1907 का अधिवेशन कहाँ हुआ? कराची में हुआ। 1908 का भी पूछा जाता है, कहाँ हुआ? अमृतसर में। तो पहले 3 अधिवेशन याद रखो इनके, ढाका में, फिर कराची में और फिर अमृतसर में। 7 नंबर क्वेश्चन, मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से प्रारंभ किया था। नियमित रूप से कब से प्रारंभ किया? तो नियमित रूप से उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मुस्लिम लीग की स्थापना दिसंबर 1906 में ढाका में हुई। संस्थापक नवाब सलीमुल्लाह। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची, 1908 में अमृतसर,
इसके उपरांत मुस्लिम लीग के अधिवेशन अनियमित रूप से देश के विभिन्न शहरों में आयोजित होते रहे। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपनी उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी को माना, जो कि सही नहीं है। विकल्प डी क्या था? डी था 1925, जो कि सही नहीं है। बिहार 2020 में पूछता है, अब भी इनके पास चीजें नहीं है जिससे ये पता लगा पाए क्या क्वेश्चन बनाना चाहिए क्या नहीं बनाना चाहिए। मतलब गुस्सा तो इतनी आती है ना कि गलतियां आप करो, नौटंकी आप करो, बच्चे भुगते हैं उसका परिणाम। बच्चों के लिए सेंटर भेज दो यहाँ से वहां, ठीक है। पेट का सेंटर आ गया है, अगर कोई यूपी से है और पीटी डाल रहा है यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम, तो सेंटर किस शहर में गए या बता दिया गया है, और बता दिया गया है तो उसको देखकर आप अपने मुखार बिंदु से अच्छी अच्छी भाषा का प्रयोग मत करिएगा कि कितनी अच्छी जगह सेंटर दिया गया, क्योंकि आजकल सेंटर सेंटर खेला जा रहा है। कहीं भी सेंटर दे दो, यहाँ दे दो, 200 किलोमीटर में दे दो, 500 किलोमीटर में दे दो, हद किए हैं आप। नकल आपके लोग कराए, अधिकारी आपके भ्रष्ट हैं। छापा जहां से छापा जाता है पेपर वहां से लीक हो जाए, चाहे कोई लीक करे, स्टूडेंट की इसी तैसी कर दो, पूरा दिमाग खराब हो जाता है। चाहे कोई भी एग्जाम हो, एसएससी वाले परेशान है लेकिन एग्जाम सारे सबको ही सही करने की आवश्यकता। वो टीचर अलग परेशान, वो टीचर वाले एग्जाम वाले, और वो रेलवे अलग परेशान, एसएससी अलग परेशान, हम यूपी ट्रिपल एससी पेट को लेकर अलग परेशान। 3 साल से कोई डाल रहा है बेचारा, कोई वैकेंसी सही से नहीं आ रही कि वो कुछ कर ले, लिख पा ली, अब मतलब हद किए हैं। खैर, 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कर लेते हैं विचार। लीग ने कांग्रेस की मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से मना कर दिया। कारण क्या था? वैसा अधिकार अकेली मुस्लिम लीग का ही था। कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत? तो इसका सी वाला ऑप्शन सही है, ए सही है, और बी जो है या आर जो है वह गलत है। क्यों? पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन फिर से बन सकता है। देखो 2002 में पूछा गया, 2003 में, सेम पेपर सेम, इतने अच्छे से रिपीट होते हैं। लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि लीग अपने आप को मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र संस्था मानती थी। इस प्रकार ए सत्य है और आर गलत है। 9 नंबर क्वेश्चन, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं पूछा है। हकीम अजमल खान राष्ट्रवादी तथा चरमपंथी अहरार आंदोलन शुरू करने वाले नेताओं में से थे। बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन के समय सर सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया था। 1906 में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचक समूह बनाए जाने का प्रबल विरोध किया था। डी, मौलाना बरकतुल्लाह और मौलाना अब्दुल्ला सिंधी काबुल में भारत की अंतकालीन सरकार का गठन करने वालों में से थे। तो हमें आंसर मिल चुका है पहले ही, सी वाला, इन्होंने विरोध नहीं किया था। ठीक है, चलिए, तो ये सब पढ़ के आए हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। 10 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग, संयुक्त निर्वाचक वर्ग, हिंदुओं को अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए, या मुसलमानों को मनोनयन द्वारा विशेष प्रतिनिधित्व देने के लिए। तो इन्होंने क्या बात की थी? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग की मांग की थी। ठीक है, आगा खां के नेतृत्व में, ये भी ध्यान रखिएगा, मिंटो से शिमला में मुलाकात ये करते हैं। ठीक है, इंपोर्टेंट है, 1 अक्टूबर 1906, डेट भी इंपोर्टेंट है, 1 अक्टूबर के साथ याद रखिएगा, सिर्फ 1906 से काम नहीं चलेगा, जो क्रोनोलॉजी पूछी जाती है वहां भी पूछा जाता है। 11 नंबर, सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन की शाखा स्थापित हुई। किसके नेतृत्व में हुई थी? तो अमीर अली की अध्यक्षता में। अमीर आदमी है तो लंदन जाएगा, इसे याद कर लो। मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई अमीर अली की अध्यक्षता में। ठीक है, मुख्यालय लखनऊ था, ये भी ध्यान रखना, यूपी स्पेशल मुख्यालय लखनऊ था। ठीक है। 12, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, या किसने लिखा है? तो ये लिखने वाला व्यक्ति कौन था? ये लिखने वाला व्यक्ति था हंटर, W हंटर। तो आप ये भी बताइए, हंटर समिति भी बनी थी, किस लिए बनी थी? W हंटर ने अपनी पुस्तक द इंडियन मुसलमान में लिखा कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा।
2016 बिहार पूछता है, रिपीट हो सकता है क्वेश्चन। ये भी बताओ हंटर समिति किस लिए बनी थी। चलिए मॉर्ले मिंटो सुधार दूसरा टॉपिक आज का पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मॉर्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित हुआ। पारित की बात की जा रही है, तो ये किस वर्ष में पारित हुआ था, 1909। 1905 में कर्जन के स्थान पर मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया। मार्ले को भारत का राज्य सचिव बनाया गया। तो मिंटो कौन थे, वायसराय थे। मार्ले कौन थे, सचिव थे। इनके द्वारा किए गए सुधारों को मार्ले मिंटो सुधारों के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित संवैधानिक सुधार, जिन्हें औपचारिक रूप से भारतीय परिषद अधिनियम 1909 कहा गया, सामान्यतः मार्ले मिंटो सुधारों के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, आपको पता ही होगा। दूसरा क्वेश्चन, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। तो व्यवस्था की गई थी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। समझ गए, क्रोनोलॉजी समझिए आप। तो राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीच थे और वह जिसने अंततः देश का विभाजन कराया। तो अंततः देश का विभाजन किसने कराया था, तो कराया था पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण ने। ठीक है, कौन सा आंसर सही होगा, टी वाला। 1909 मॉर्ले मिंटो सुधार। जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा था, इससे उनके चारों ओर एक राजनीतिक प्रतिरोध बन गए जिन्होंने उन्हें शेष भारत से अलग कर दिया। इसने शताब्दियों से आरंभ हुई एकता और मिलन की और किए गए सभी प्रयत्नों को पलट दिया। मतलब एक झटके में दोनों को अलग अलग कर दिया। यहीं से विभाजन का बीजारोपण शुरू हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन, राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना। तो ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आ सकता है। तो माना था मिंटो को। मिंटो को क्या माना था, पाकिस्तान का जन्मदाता। किसने माना था, राजेंद्र प्रसाद जी ने माना था। बिहार 2017 में पूछ रहा है। बिहार ने क्यों पूछा, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद जी से संबंधित क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश भी पूछ सकता है। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। राजेंद्र प्रसाद द्वारा पाकिस्तान का जन्मदाता मिंटो को माना गया क्योंकि वो मार्लो मिंटो सुधार आया था, विभाजन हो गया, सांप्रदायिकता। ठीक है, चलिए दिल्ली दरबार और राजधानी में परिवर्तन टॉपिक पे 2-4 क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं। नंबर 1, ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी। तो दिल्ली के पहले कहाँ थी, कलकत्ता में थी। ठीक है, ब्रिटिश के राजा थे जॉर्ज पंचम। वो 2 दिसंबर 1911 को भारत आते हैं। 12 दिसंबर 1911 को तीसरे दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन रद्द कर भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। तीसरे दिल्ली दरबार से क्या समझ में आया, कितने दिल्ली दरबार हुए हैं, 3 हुए हैं। ठीक है, तो तीसरा तो 12 दिसंबर 1911 को हुआ। तो आप ये बता दो पहला कब हुआ और दूसरा कब हुआ, ये बताओ जरा कमेंट सेक्शन में, देखेंगे कमेंट्स में। पहला दूसरा कब हुआ दिल्ली दरबार। कौन था इस समय वायसराय, तो हार्डिंग द्वितीय था। अब ये भी बताओ कि हार्डिंग द्वितीय के ऊपर बम किसने फेंका था। क्या हार्डिंग की उसमें मृत्यु हो गई थी या नहीं। अगर मृत्यु नहीं हुई थी तो किसकी मृत्यु हो गई थी, मेन ये बताओ किसने बम फेंका था हार्डिंग के ऊपर। 1912 में दिल्ली राजधानी बन गई। ठीक है, क्रोनोलॉजी समझिए, क्रोनोलॉजी पे क्वेश्चन आ सकता है। 2 क्वेश्चन बताने हैं, पहला दिल्ली दरबार कब हुआ, दूसरा दिल्ली दरबार कब हुआ और हार्डिंग पर बम किसने फेंका था। ठीक है, 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आई तो वायसराय कौन था, तो वायसराय था हार्डिंग। दिल्ली भारत की राजधानी बनी 1911 में या 12 में, 12 है ही नहीं तो 1911 ही लगाएंगे। अगर 1911-12 दोनों होता तो हम 1912 को अधिक मानते हैं। ठीक है, ये तो समझ गए आप। 1912 नहीं है तो 1911 टिक कर देंगे। अगर 1912 भी होता तो 1912 ही लगाते। किस वर्ष स्थानांतरित हुई, यहाँ देखो 1912 1911 दोनों है, तो हम कौन सा टिक करेंगे, 1912 टिक करेंगे। समझ में आ गया आपको। ठीक है, किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आई, 1911। यहाँ क्यों 1911 लगा दिया सर, क्योंकि यहाँ 1912 नहीं दिया गया है। तो दोनों दिए होंगे तो हम 1912 को लगाएंगे। अगर 1912 दिया ही नहीं है तो हमारी मजबूरी है कि हम सर्वोच्च प्राथमिकता 1911 को दें। 6 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया। अभी मैंने यही पूछा था कि हार्डिंग के द्वारा, आपने कमेंट तो किया नहीं होगा, कोई बात नहीं, अब कर दो। ठीक है, हार्डिंग द्वितीय के ऊपर क्या फेंका गया था, बम फेंका गया था, चांदनी चौक में बम फेंका गया था 3 दिसंबर 1912 को दिल्ली स्थानांतरण। ठीक है। 7, क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था,
कौन शामिल नहीं था? बाल मुकुंद नहीं, भगवती चरण वोहरा जी शामिल नहीं थे। अमीर चंद, बाल मुकुंद, अवध बिहारी शामिल थे। हार्डिंग बम कांड में कौन शामिल नहीं था? भगवती चरण वोहरा जी शामिल नहीं थे। चलिए पढ़ लेते हैं क्योंकि आपने कमेंट अभी भी नहीं किया है। हार्डिंग बम कांड दिल्ली लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है, पहले तो ये भी जान लो। हार्डिंग पे बम फेंका गया वह दिल्ली लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। 14 व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया गया, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें अवध बिहारी, मास्टर अमीर चंद, पाल मुकुंद, बसंत विश्वास को फांसी और बलराज हसवंत सहाय या हरवंश सहाय को आजीवन कारावास की सजा दी गई। इन 6 लोगों के नाम आपको कंठस्थ हो जाएं, क्योंकि वायसराय के ऊपर बम फेंकना बहुत बड़ी बात है। उस समय वायसराय, आप समझ रहे हो उस समय क्या था। इस केस में दीनानाथ सरकारी गवाह बन गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन भाई साहब थे? दीनानाथ भाई साहब थे, सरकारी गवाह बन गया कि हमें पता है। ठीक है, इसमें मुख्य भूमिका निभाने वाले रास बिहारी बोस जापान भाग गए, मुकदमे से बच गए। तो कितने लोगों के नाम याद रखने हैं? एक तो अवध बिहारी जी का नाम, मास्टर अमीर चंद, बाल मुकुंद, बसंत विश्वास, और सिर्फ नाम नहीं याद रखने हैं, इन चारों को फांसी की सजा हुई, ये भी ध्यान रखो। फिर आते हैं बलराज और हरवंश राय या हसवंत राय, इन्हें आजीवन कारावास की जो सजा हुई, क्योंकि स्टेटमेंट में आएगा। नंबर 1 अवध बिहारी, मास्टर अमीर चंद, बाल मुकुंद, बसंत विश्वास को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। दूसरा स्टेटमेंट बलराज और हसवंत राय या हरवंश राय को फांसी की सजा दी गई। दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। दीनानाथ सरकारी गवाह बन गया, ये भी याद रखो। रास बिहारी बोस जापान चले गए, ये भी ध्यान रखो। गॉट इट? क्वेश्चन आ गया ना, मजा आ जाएगा यहाँ से। 8 नंबर क्वेश्चन, शेयर भी कर दिया करो अगर अच्छा लगे तो, लाइक कमेंट कर दिया करो, प्लेलिस्ट पूरी देख डालो, मजा आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? तो अब समिति पूछ ली गई या संघ पूछ लिया गया, कौन सा संगठन था? तो संगठन का नाम था अनुशीलन समिति। इसको हम पिछले के जो वीडियोज है उसमें करके आए हैं, और देखो बहुत पुराना नहीं है, पीसीएस प्री 2023, 2 साल पहले आपका जो आने वाला एग्जाम उसी में पूछा गया है। ये मत सोचो बहुत टफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यही पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अनुशीलन समिति के लोग थे, अनुशीलन समिति के बारे में हम पिछली वीडियोज में पढ़ के आए हैं। एक वीडियो से स्टार्ट करो देखना और अब 3-4 दिन में डायरेक्ट डालो सभी। 9 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो 1912। क्यों? क्योंकि हमने पिछले वीडियोज में देखे थे कि 1912 में जब दिल्ली 1911-12 में अगर कह रहे तो दिल्ली राजधानी बनी, तो पुनः बंगाल का पुनर्गठन किया गया, पुनः बंगाल का विभाजन किया गया, और फिर बिहार को अलग कर दिया गया, उड़ीसा को अलग कर दिया गया और बंगाल को अलग बना दिया गया। पहले बिहार, उड़ीसा, बंगाल एक ही राज्य हुआ करता था। ठीक है, तो पिछले वीडियो में क्वेश्चन था कि कब पुनर्गठन हुआ या दूसरी बार विभाजन बंगाल का कब हुआ? तो आदमी आधे लोग चकरा जाएंगे, दूसरी बार विभाजन दूसरी बार भी हुआ था क्या? हाँ, 1912-11 में हुआ था। 11 ना दिया हो तो 12 लगाओ, 12 दिया हो तो 12 लगाओगे। ठीक है, यहाँ पे वही लिखा है, दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, दूसरी बार विभाजन हुआ और 1912 से लागू हो गया। उड़ीसा बिहार को अलग कर दिया गया, 1936 को उड़ीसा बिहार से अलग कर दिया गया। ठीक है, 1936 में क्या हुआ? उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया, और अभी क्या हुआ? बंगाल से इन दोनों को अलग किया गया। दोनों को ध्यान से समझिएगा, ना समझ में आया पीछे जाके फिर से समझ लो, मैं बता ही देता हूँ। 1936 में क्या हुआ? उड़ीसा बिहार से अलग हुआ, और 1911-12 में क्या हुआ? बंगाल से ये दोनों अलग हुए। ठीक है, कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ? तो 1911-12। इसमें क्या दिया है? 1912 दिया है, तो 1912 लगा देंगे। चलिए, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन नेक्स्ट टॉपिक हमारा, 2-4 क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 1, दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए। कहाँ? लखनऊ में आयोजित किए। कुछ लोग तो इसमें भी चौंक जाएंगे, हमने तो पढ़ा ही नहीं। लखनऊ पैक्ट पढ़ा, दोनों लोगों ने पैक्ट वही किया जहां दोनों लोग मिले यानी वही अधिवेशन किया। वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो MC मजुमदार जी ने की थी। ठीक है, अंबिकाचरण मजुमदार। ठीक है, अंबिकाचरण
मजुमदार। तीसरा नंबर क्वेश्चन, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता कब हुआ? तो 1916 में हुआ। ठीक है, ये ध्यान रखना। 19 स्मरण पत्र में दोनों दलों के समकालीन राजनीतिक विचारों को साकार रूप दिया गया। ये याद रखिएगा, 19 स्मरण पत्र कब संबंधित है, किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था? तो वो कौन था? एनी बेसेंट जी थी। और तभी एनी बेसेंट जी को क्या बना दिया गया? अगले वर्ष अध्यक्ष बना दिया गया। 1916 लखनऊ, अंबिका चरण मजूमदार। 1907 में विभाजन हुआ था सूरत में, ये सब पढ़ चुके हो। पुनर्मिलन की प्रक्रिया में एनी बेसेंट और तिलक ने महती भूमिका निभाई थी, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना और तिलक कांग्रेस लीग समझौते के मुख्य शिल्पी थे। तो ये दोनों धर्म दल को मिलाने में सक्रिय थे और ये दोनों कांग्रेस और मुस्लिम लीग को मिलाने में सक्रिय थे। दोनों को याद रखिए, स्टेटमेंट में भी क्वेश्चन बन सकता है। फिफ्थ नंबर, वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था? यहाँ पे एनी बेसेंट ने किसके बीच कराया था? गरम दल और नरम दल के बीच। मुस्लिम लीग के बीच बीजी तिलक और जिन्ना ने। ठीक है, दोनों को याद रखिएगा। कांग्रेस के वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था? तो सिंपल, आप जानते हैं मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की जो मांग थी वह स्वीकार करके बहुत गलत किया गया था। कुछ लोगों ने उसका विरोध भी किया था, जैसे डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार ने लखनऊ समझौते की आलोचना करते हुए लिखा था, परिवर्ती घटनाओं की पृष्ठभूमि में निसंदेह रूप से यह कहा जा सकता है 1916 में कांग्रेस द्वारा लखनऊ समझौता करने के निर्णय ने वस्तुतः वह नींव डाली जिसके ऊपर 30 वर्षों बाद पाकिस्तान का निर्माण किया गया। ठीक है, और भी लोग थे जिन्होंने आलोचना की। कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की, वह कौन सा वर्ष था? 1916। इंडियन नेशनल कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल निम्न में से कौन प्रदर्शित करता है? सिंपल है, 1916 से 1922, क्योंकि फिर भी अलग अलग होना शुरू हो गए थे खिलाफत आंदोलन के बाद। हमें तो 1916 याद रहे, उससे बढ़िया है। ठीक है, 1922 तक दोनों इस समझौते के अनुरूप कार्य करते रहे, उसके बाद सब कुछ इधर से उधर हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के विषय में असत्य है? ऐसा कोई स्टेटमेंट में आए तो समझ जाइएगा असत्य ही लगभग पूछ रहा होगा। अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता नहीं की थी, यही तो गलत है। सिंपल क्वेश्चन पूछ दिया यार, इतना आसान थोड़ी पूछना होता है। ठीक है, और यहीं पे महात्मा गांधी जी की मुलाकात राजकुमार शुक्ल जी से हुई, जो इन्हें चंपारण ले गए। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसान बुलाकर ले गए थे? तो लखनऊ अधिवेशन में। अब आ जाओ, एक और लास्ट टॉपिक है होम रूल लीग आंदोलन। दो चार क्वेश्चन इसके भी देख लेते हैं और फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। नंबर 1, होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था? तो एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया था। चलिए, दूसरा क्वेश्चन, वर्ष 1915-16 में 2 होम रूल लीग प्रारंभ हुई, तिलक और एनी बेसेंट के। इसमें कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। ये पढ़ लो एक बार, फिर से रिवाइज हो जाएगा। बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, तिलक ने मराठा और केसरी के माध्यम से अपनी अपनी लीग का प्रचार किया। ठीक है, अप्रैल 1916 में तिलक ने, सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने। तो पहले तिलक ने शुरुआत की, फिर एनी बेसेंट ने शुरुआत की, ये ध्यान रखिएगा क्रोनोलॉजी की वजह से। पहले किसने शुरुआत की? तिलक ने। एनी बेसेंट मुख्यतः संबद्ध रही है, तो किससे संबद्ध रही है? गृह शासन आंदोलन से। होम रूल आंदोलन को गृह शासन ही बोलते हैं। होम मीन्स गृह, रूल मीन्स शासन। तो होम रूल आंदोलन बोला जाए या गृह शासन आंदोलन बोला जाए, दोनों एक ही बात है। ये मत वहां सर पकड़ के बैठ जाइएगा कि गृह शासन आंदोलन तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया। तो हिंदी में गृह शासन ही बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। ये स्टेटमेंट एक है, पढ़ लो चाहे तो। होम रूल आंदोलन की व्याख्या 2 जनवरी 1914 को अपने पत्र कॉमनवेल्थ में एनी बेसेंट ने की थी। ठीक है, 4th नंबर क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय था वो कौन सा था? तो होम रूल आंदोलन ही था। 5th नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? किसका योगदान नहीं था होम रूल लीग की स्थापना में?
एच.एस. अलकाट का नहीं था। अब जो वीडियो देखते आ रहे हैं, 18वीं वीडियो है ये, तो उन्हें पता होगा एच.एस. अलकाट कौन थे। जो पहली वीडियो देखने आ गए उनको नहीं पता होगा। तो एच.एस. अलकाट थे होम रूल लीग से नहीं, बल्कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना से संबंधित थे। ठीक है, अब ये भी बताओ कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना से एच.एस. अलकाट संबंधित थे, उनके साथ एक और महिला थी, उनका नाम क्या था। तिलक ने अप्रैल 1916, एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में शुरू किया। एस सुब्रमण्यम अय्यर एनी बेसेंट की होम रूल लीग से संबंधित थे। तो एस सुब्रमण्यम अय्यर एनी बेसेंट की होम रूल लीग से संबंधित थे, ये ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था। तो सी.आर. दास जी नहीं जुड़े थे। अभी हमने ऊपर सुब्रमण्यम अय्यर को देखा, एनी बेसेंट तो बी.जी. तिलक तो जुड़े हुए ही थे। 7 नंबर क्वेश्चन, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके। तो वो कौन सा था। तो वह था कांग्रेस का वर्ष 1916 का लखनऊ अधिवेशन, जहां होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके थे। ठीक है, और 1920 तक तो कहानी चली ही नहीं। 1918 में किसान सभा से कोई लेना देना नहीं। 1938 तक तो होम रूल था ही नहीं। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। नहीं। आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने किया था। नहीं। हिंदू मुसलमानों ने एक संयुक्त संघर्ष प्रारंभ किया। नहीं। अतिवादियों उदारवादियों के बीच पुनर्मिलन स्थापित किया। नहीं। ये वाला ए ज्यादा सही है। देश के सामने स्वशासन, क्योंकि होम रूल, होम घर का शासन, स्वशासन बात एक ही है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन, होम रूल लीग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। ऐसे स्टेटमेंट लंबे लंबे हो तो समझ जाइए असत्य ही पूछा है। सबसे पहले इसकी योजना 1914-15 में एनी बेसेंट ने प्रस्तुत की। तिलक की होम रूल लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बरार तक सीमित थी। ये भी सही है, ये भी सही है, क्योंकि 1914 अभी हमने आपको दिखाया था। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग अधिक शक्तिशाली थी। तिलक और बेसेंट के मतभेदों के उपरांत दोनों लीग बनी रही। कौन सा असत्य, ये भी सही है। पढ़ लेते हैं क्या कहानी है, बहुत लंबा चौड़ा लिखा है, इसका मतलब इम्पोर्टेंट है। मूलतः होम रूल लीग की स्थापना करने के संबंध में योजना एनी बेसेंट ने बनाई थी। शुभारंभ 1914 में साप्ताहिक पत्रिका कॉमनवेल्थ, अभी ऊपर पढ़ के आए थे, शुरू कर दी थी। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत सुशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा, सामाजिक राजनीतिक सुधारों को अपना आधारभूत कार्यक्रम बनाया। इस कार्यक्रम के अनुसरण हेतु 2 पृथक होम रूल की स्थापना हुई। ठीक है, ये तो पढ़ ही चुके हैं। कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बरार तक तिलक थे, बाकी में एनी बेसेंट थे, तो वो भी स्टेटमेंट सही है। लीग का संगठन बहुत ढीला था, 3 व्यक्ति कहीं भी शाखा खोल सकते थे, जबकि तिलक की लीग का संगठन बहुत मजबूत था, भी सही है। ये 1914-15 वाली बात सही हो गई, कर्नाटक वाली बात सही हो गई, तिलक की लीग मजबूत थी, ये भी सही हो गई। मतभेद के उपरांत दोनों लीग बनी रही, दोनों लीग बनी रही, ये भी सही है, क्योंकि यहाँ देखो आगे होगा। सभी 6 शाखाओं के काम कार्यक्षेत्र निर्धारित थे, दोनों लीगों ने अपना विलय नहीं किया। इसका मतलब क्या है, दोनों लीग बनी रही। एनी बेसेंट के शब्दों में उनके कुछ समर्थक मुझे पसंद नहीं करते, यानी तिलक के कुछ समर्थक एनी बेसेंट को पसंद नहीं करते थे, एनी बेसेंट के कुछ समर्थक तिलक को पसंद नहीं करते थे। तो उनके बीच मतभेद था, लेकिन झगड़ा वगड़ा नहीं था, और इतना बड़ा मतभेद भी नहीं था कि चीजें वो हो जाए। यहाँ क्या लिखा है, एनी बेसेंट के मतभेदों के उपरांत, तो मतभेद थे ही नहीं, लेकिन दोनों लीग बनी रही, ये सही है, दोनों लीग बनी रही, ये भी सही है, दोनों लीग बनी रही। तो इसमें अगर ज्यादा सही आंसर देखें तो डी लगा सकते हैं अगर हो, वरना मतलब स्टार ही बनाएंगे। ठीक है, यहाँ भी देखो, तिलक एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग को एक में मिला दिया गया। कब मिलाया गया, कभी नहीं मिलाया गया, अभी ऊपर पढ़ के आए। 11, निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था। फेबियन आंदोलन, तो एनी बेसेंट जी फेबियन आंदोलन की प्रस्तावक थी। एनी बेसेंट होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी, सही है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी। ये जब थियोसॉफिकल सोसाइटी हमने पढ़ाई थी तब भी कहा था एनी बेसेंट जी आती है नाम में, और वो स्टेटमेंट गलत होता है, क्योंकि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना इन्होंने नहीं की थी। दूसरा गलत, दूसरा गलत। इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्षता, ठीक है, तो सी आंसर होना चाहिए। हाँ, कब हुई थी अध्यक्षता, ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताओ। तो यहाँ पे बताया है 1917 कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष चुनी गई।
और उसकी जो स्थापना थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की, मैंने कहा था एक महिला भी थी, उनका नाम बताओ। तो 1875 में अमेरिका में मैडम ब्लावेट्स्की और कर्नल अलकाट ने की थी। ठीक है, सदस्य जरूर थी नहीं पेशेंट, लेकिन संस्थापिका नहीं थी। 13 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित करके स्वराज सभा रख लिया? तो ऑल इंडिया होम रूल लीग ही थी जिसने अपना नाम परिवर्तित करके स्वराज सभा रख लिया। इंपॉर्टेंट है, 2018 आईएएस ने पूछा, कॉपी पेस्ट सीधे हो सकता है क्वेश्चन, सीधे कॉपी पेस्ट किया जा सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ऑल इंडिया होम रूल लीग। कमेंट लाइक शेयर कर ही दिया होगा। कल हम पढ़ेंगे गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन। यहाँ पे और कुछ पढ़ना है? नहीं, सब कुछ पढ़ ही लिया हम लोगों ने। हाँ, ये वर्ष 1920 में अखिल भारतीय होम रूल लीग ने महात्मा गांधी को इसके अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। महात्मा गांधी ने इसका नाम परिवर्तित करके स्वराज सभा रखा। इसके उपरांत अखिल भारतीय होम रूल लीग का विलय कांग्रेस में हो गया। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, जो चले गए होंगे उनके लिए ये लाइन छूट गई होगी। ठीक है, मिलते हैं कल। अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। आप कुछ नई सीरीज चाहते हैं तो वह भी बता दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।